Jai Hind and welcome friends to this research session of editorial analysis powered by Growth Mode UPSC. I am Dhruv Jani. Today we will be talking about two important worthy articles from the Hindu newspaper, and the first one is Law and Disorder. The article actually explores our subject of polity and governance. Polity and governance, and to be more specific, it explores countries जुडिशियल सिस्टम, यानी कि संपूर्ण लेख जो है वो कंट्री की, हमारे देश की जो न्यायपालिका है उसके ऊपर आधारित है, जिससे हमें कई सारी बातें जानने को मिलती है। प्लस यह लेखक मद्रास हाईकोर्ट के एक प्रतिष्ठित वकील है, उसके द्वारा यह लेख लिखा गया है, और इसमें जो हमारी जुडिशियल सिस्टम में जो क्षतियां रह गई है या अभी भी मौजूद है, उन क्षतियों की बात की है। दूसरी बात, यह लेख महत्व का है, और यह महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि लेख ने जिन जिन बिंदुओं की बात की है वो बिंदु आज तक अनटच्ड रहे हैं। ठीक है, हमारे देश में जुडिशरी को सुधारने की बात, ये पूरे सिस्टम को जो है एक उसमें एक रिजुनोवेट करने की बात कई सालों से चल रही है। कई लेखकों के द्वारा इसके ऊपर कई साहित्य भी लिखे गए हैं, मगर यहाँ जो लेखक ने आज हमारे सामने जो तत्व रखे हैं, ये जो बिंदु रखे हैं, वे अनटच्ड है, अनएक्सप्लोर्ड है, जिसका हम लोग यहाँ जिक्र करेंगे, जिसका अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। लेख पूरे 3 चरणों में देखेंगे। सबसे प्रथम लेख का निष्कर्ष रहेगा, यानी कि कंक्लूजन ऑफ द आर्टिकल रहेगा। दूसरा, हाइलाइट्स ऑफ द आर्टिकल, विच मीन्स लेख की महत्वपूर्ण बातें, उसका जिक्र करेंगे जो लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत की है। और तीसरा, जो संशोधित तत्व होते हैं सामान्य अभ्यास के, उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। एज यू ऑल नो कि हम लोग एडिटोरियल, रिसर्च एडिटोरियल को सोल नहीं देखते, एक अकेला नहीं देखते, मगर इसको एक गेटवे की तरह देखते हैं, गेटवे टू जनरल स्टडीज एंड गेटवे टू आप कह लीजिए करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इसी दृष्टि से हम लोग हमारी जो तैयारी है वो शुरू रखेंगे, और हमारी जो तैयारियां हैं वो करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। ये लेख सबसे प्रथम इसका फोटोग्राफ देखेंगे और वहाँ से देखेंगे पूरा लेख। देखिए, NL राजा नामक राइटर है, जो कि मद्रास हाईकोर्ट में एक सीनियर एडवोकेट है, बहुत ही अनुभवी एडवोकेट है, और लेख भी बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही अच्छा है, जिससे हमें कई सारी बातें, कई सारे तथ्य, कई सारे संशोधन जानने को मिलते हैं। शुरुआत करेंगे लेख की उसके निष्कर्ष के साथ। तो सर्वप्रथम लेख में भारतीय न्याय प्रणाली में रही कमियों की तरफ ध्यान खींचा गया है। यस, कमियां या आप कह लीजिए क्षतियां। मात्र सुप्रीम कोर्ट की ही नहीं, मगर संपूर्ण प्रणाली की बात की गई है। ज्यादातर क्या होता है, सामान्यतः कोई भी जुडिशियल सुधार की बात हो या जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात हो, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ही बात होती है, वहां तक की चर्चा सीमित रहती है। मगर लोअर जो हमारी जुडिशियल सिस्टम है, उसके ऊपर ध्यान जो है वो हमारा नहीं जाता, ध्यान केंद्रित नीति निर्माणकारों का नहीं होता। तो यहाँ लोअर जुडिशियल सिस्टम के ऊपर भी ध्यान कायम करने की बात की गई है, एलोंग विथ अपर जुडिशियल सिस्टम। लेखक ने अपनी बात 3 बिंदुओं में प्रस्तुत की है। 3 बिंदु में सबसे प्रथम स्पेंडिंग इन जुडिशियरी, पुअर जज पॉपुलेशन रेशियो एंड एक्सेस टू जस्टिस। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु है, और इसी का आधार लेकर लेखक ने अपनी बात जो है वो हमें समझाने का प्रयास किया है। देखिए, स्पेंडिंग इन जुडिशियरी, हमें यह सुनते ही जजों की सैलरी में इजाफा या एडवांसमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम लोग करते हैं, मगर यहाँ लेखक ने एक अलग ही पहलू को तपासा है, जिसका जिक्र हम लोग आगे करेंगे। ऐसे ही पुअर जज पॉपुलेशन रेशियो, जिसमें लेखक ने कुछ तथ्य दी है, कुछ तुलना दी है, जो विकसित देश है वहाँ की परिस्थिति और आज के भारत की परिस्थिति के साथ जो तुलना है उन दोनों के बीच में, वो लेखक ने बहुत ही अच्छी की है। और आखिरी में एक्सेस टू जस्टिस, उसकी भी बात की है। क्या एक्सेस टू जस्टिस सबको मिलना चाहिए? क्या उसके ऊपर सबका हक है? सरकार का क्या पक्ष है इस एक्सेस टू जस्टिस में? सरकार की क्या स्थिति है, क्या नीतियाँ है, इत्यादि चीज़ों की बात यहाँ की गई है। तो देखेंगे एक एक करके। सर्वप्रथम स्पेंडिंग ऑन जुडिशरी देखेंगे। देखिए, लेखक के मुताबिक जब न्यायपालिका को सुदृढ़ करने के लिए खर्च करने की बात आती है, तब न्यायाधीशों की तनख्वाह में बढ़ोतरी, न्यायालयों की संरचना में सुधार इत्यादि चीज़ों की बात आती है। हम लोग इसके आगे सोचते ही नहीं। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम लोग ये सब कुछ कर लेंगे तो
हमारी जुडिशरी अच्छी हो जाएगी, हमारी जुडिशरी इफेक्टिव हो जाएगी। लेखक यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्याय प्राप्त हो, न्यायिक प्रक्रिया झड़पी बने, उसकी वकीलत कर रहे हैं या उसकी वकालत कर रहे हैं। न्याय प्रक्रिया झड़पी बने, ये आज के दिन समय की मांग है और सबको, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्याय प्राप्त हो। 2 बिंदु पर लेखक जुडिशरी को सुधारना चाहते हैं। लेखक यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नहीं बोल रहे हैं, लेखक यहाँ जजों की सैलरी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, मगर जो खास महत्वपूर्ण चीज़ है उसके बारे में लेखक ने बात की है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्याय जो है प्राप्त हो, यानी कि राइट टू जस्टिस मिले, और न्याय प्रक्रिया जो है पूरी की पूरी वो थोड़ी गतिशील बने, वो थोड़ी झड़पी बने। आज भारत में विश्व की सबसे बड़ी न्यायिक सहायता योजना चल रही है, जिसे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी 1987 के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके तहत सरकार ने कोशिश की है कि जो पिछड़े वर्ग है, जो गरीबी के स्तर के नीचे है, गरीबी रेखा के स्तर के नीचे रहते हैं, उन लोगों को न्याय जो है वो मिले, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ना खर्चना पड़े, प्लस उन लोगों को मुफ्त में न्यायिक सेवा मिले। ऐसी नीति सरकार के द्वारा बनाई गई थी, मगर ज़मीनी दृष्टि से देखें तो इसका अमलीकरण जो है वो नाम मात्र का हुआ है। इट इज़ अ डेड लेटर नाउ। आज के दिन वो है एक मृत पत्र समान है, एक मृत कागज समान है, जो ऑन पेपर तो है, मगर जो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ऑन द ग्राउंड वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, कोई ना कोई वजह से। इस योजना के तहत सभी महिलाएं, बच्चे, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सभी व्यक्तियों को मुफ्त में कानूनी सेवाएं दी जाती है या देने का प्रावधान है, प्रोविजन। महिला कोई भी हो, किसी भी वर्ग की हो, किसी भी धर्म की हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, उसे मुफ्त में न्याय देना एक सरकार की फर्ज है, या उसे न्याय दिलवाना सरकार की फर्ज हम लोग कह सकते हैं। बच्चे कोई भी वर्ग के हो, कोई भी जाति के हो, कोई भी मजहब के हो, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सभी व्यक्तियों को, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो तो हमने 1987 में ही तैयार कर लिया है, मगर इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं हो पाया है, और इसी की वजह से आज भी हजारों लाखों लोग न्याय से वंचित रहते हैं हमारे भारत में। तो लेखक ने कहा कि सरकार को ऐसे स्पेंड करना चाहिए कि ये बात सुधरे, सभी लोगों को न्याय मिले। जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987 का जो उद्देश्य है वो प्राप्त हो। लेखक ने नहीं बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आप पैसा बहाओ, कोर्ट बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी अच्छी अत्याधुनिक बनाओ, या जजों की तनख्वाह आप 2 गुनी कर दो, 3 गुनी कर दो। लेखक ने इस बात का पक्ष नहीं लिया, मगर न्याय प्रक्रिया पूरी की पूरी अच्छी हो, सबको न्याय मिले, सबके पास न्याय पहुंचे, इतना ध्यान सरकार को रखना होगा। और इसलिए जितने पैसे खर्च करने पड़े उतने सरकार को करने होंगे। मगर इस योजना का अमलीकरण विफल हो रहा है। लेखक इस अमलीकरण को सुदृढ़ बनाने का पक्ष ले रहे हैं, जिसका जिक्र हमने किया। और ये सुदृढ़ कैसे बनेगा? ये सुदृढ़ ऐसा बनेगा कि सरकार एक समर्पित टास्क फोर्स का निर्माण करे। उस टास्क फोर्स के तहत वकीलों की एक टीम का चयन करे, जो कि वेल ट्रेंड हो, डिसिप्लिन्ड हो, और उसके पास जो है रीजनेबल फीस में यह सर्विस देने का आग्रह करे। अभी ही इसका जो उद्देश्य है नेशनल लीगल अथॉरिटी सर्विसेज का, वो संपन्न हो पाएगा या हम उच्च तक पहुंच पाएंगे। बहुत ही बड़ी बात यहाँ की है लेखक ने। इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग एक उदाहरण का जो है उपयोग कर सकते हैं। जैसे यूनाइटेड किंगडम जो है, जिसे हम यूके से जानते हैं, वहाँ एक ऐसा ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है, या आप कह लीजिए मैकेनिज्म उचित रहेगा। उस मैकेनिज्म के तहत वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कुछ वकीलों की नियुक्ति करती है, उसके लिए एक फंड भी बनाती है, और इन वकीलों को जो तनख्वाह है, रीजनेबल तनख्वाह, ये इस फंड के माध्यम से मिलेगी। और एक्सचेंज में वे जो वकील है वो ऐसे पिछड़े वर्गों को न्यायिक सेवाएं देगा, उन तक न्याय पहुंचाने का प्रयास करेगा। ऐसा मैकेनिज्म भारत में गैरहाजिर है, और लेखक को लगता है कि इसी की वजह से यहाँ जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए यह पूरी की पूरी नीति का, वह इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। देखते हैं दूसरा बिंदु, जिसमें पुअर जज
पॉपुलेशन रेशियो की बात हुई है। यस, जज पॉपुलेशन रेशियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कम व्यक्तियों के सामने अगर ज़्यादा जज होंगे तो न्यायिक प्रक्रिया झड़पी बनेगी, न्यायिक प्रक्रिया में ढील नहीं रहेगी। मगर भारत के संदर्भ में यह एक विरोधाभास परिस्थिति है। यहाँ जजों की संख्या जो है वो बहुत ही कम है, बहुत ही निम्न है हमारी पॉपुलेशन के संदर्भ में। मगर इसके ऊपर भी सरकारें जो है, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, कोई एक सरकार की यहाँ बात नहीं है, मगर जो सक्सेसिव सेंट्रल गवर्नमेंट्स है वह इस पूरे मुद्दे पर निष्क्रिय है। दे आर इनएक्टिव ऑन दिस कंप्लीट मैटर। देखते हैं, जज पॉपुलेशन रेशियो एक महत्वपूर्ण मापदंड है न्यायिक प्रणाली के स्वास्थ्य को देखने के लिए। यस, इट इज ए गुड पैरामीटर, गुड पैरामीटर, क्योंकि नंबर ऑफ जजेस पर पॉपुलेशन के रेशियो को देखकर आपको वहाँ की जो न्यायिक पद्धति है, न्यायिक प्रणाली है, उसके स्वास्थ्य के बारे में आपको पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि वो कितनी असरकारक है, कितनी अच्छी है, कितनी सुदृढ़ है। देखिए, यहाँ देश से एक हमें रिसर्च यहाँ मिला है और सामने एक न्यायाधीशों की संख्या है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, सब विकसित है, ये सब विकसित है, भारत अकेला ही विकासशील है, यानी कि डेवलपिंग है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स में 100 पर मिलियन पॉपुलेशन, 100 जज है 10 लाख की बस्ती के सामने। वहीं कनाडा में 75 प्लस जजेस आर देयर पर मिलियन पॉपुलेशन। यूके में देयर आर अबाउट 50 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन। और भारत का आंकड़ा देखिए, देयर आर ओनली 19 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन। हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। और यहाँ और भी हैरानी की बात यह है कि यह 19 में भी 1/4 आर परमानेंटली 1/4 सीट्स जो है दे आर परमानेंटली वैकेंट, खाली ही रहती है, जो हमारी एक रिक्रूटमेंट सिस्टम का की एक क्षति है, उसकी एक भूल है। ठीक है, तो अगर यहाँ 19 का 20 कर दे और 20 का 1/4 कर दे तो 5 जज नहीं रहेंगे, तो सिर्फ 15 ही रहेंगे, या कह लीजिए आप 14 ही रहेंगे। तो 14-15 जज प्रति 1 मिलियन पॉपुलेशन, यह एक बहुत ही शर्मजनक आंकड़ा है, बहुत ही शर्मजनक आंकड़ा है। ऐसा नहीं है कि सरकार को मालूम नहीं है यह परिस्थिति, या किसी ने सरकार को कहा नहीं करने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार को निसंदेह यह पूरी की पूरी परिस्थिति मालूम है, मगर फिर भी ये इस मुद्दे पर काम नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की टकोर के बावजूद भी केंद्र सरकार के द्वारा, सक्सेसिव केंद्र सरकारों के द्वारा कुछ इस जो है क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। देखते हैं आगे। भारत में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के खालीपन, वैकेंसीज की बात हर जगह की जाती है, मगर निचली अदालतों की हालत की बात जो है वो कहीं भी नहीं की जाती, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में ही किया। लेखक को इस बात से खेद है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात तो हर कोई करता है, वहाँ की वैकेंसीज या वहाँ की प्रोसीजर, उसकी बात तो हर कोई करता है, मगर जब लोअर कोर्ट्स के मुद्दे आते हैं तो हर कोई चुप बैठता है, कोई उसके ऊपर बात करना नहीं चाहता है या नहीं कर रहा है। एक यहाँ मामला लिया है लेखक ने एज ए एग्जाम्पल, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने सुस्पष्ट रूप से कह दिया था कि केंद्र सरकार को यह आदेश दिया था, ऐसा कहते हुए, सुस्पष्ट रूप से कहते हुए केंद्र सरकार को आदेश दिया कि भाई आप जो जजेस की जो भर्ती है वो थोड़ी गति उसमें ला दो, ज़्यादा से ज़्यादा जजों की आप भर्ती करो। और एक मापदंड भी दिया कि आपको अगले 5 वर्षों में 50 जजेस प्रति मिलियन पॉपुलेशन तक पहुंचना है। जो आज 19-20 है वो आपको 50 तक लेके जाना है अगले 5 वर्षों में, जब से यह फैसला सुनाया गया। मगर यह पूरे क्षेत्र में यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर एक भी प्रकार का जो कदम है वो नहीं लिया गया किसी भी सरकार के द्वारा। तो ये अपने आप में ही एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए, यहाँ दिया गया है कम से कम 50 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो आप मेंटेन करो या आप उस तक पहुंचो अगले 5 वर्षों में, जिसका अमलीकरण नहीं किया गया। तीसरा जो मुद्दा है लेखक ने दिया वो है एक्सेस टू जस्टिस। देखिए, एक्सेस टू जस्टिस यानी कि न्याय तक पहुंच। तो न्याय तक पहुंच सबकी होनी चाहिए,
चाहे किसी भी वर्ग का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी जो है मजहब का हो, या आप कह लीजिए चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, कोई भी व्यक्ति हो अगर वो भारत का नागरिक है तो उसे न्याय तक उसकी जो पहुंच है वो बनी रहनी चाहिए। इनफैक्ट अमीर वर्ग और गरीब वर्ग की जो पहुंच है उसमें भी कोई भेद नहीं होना चाहिए, दोनों की पहुंच एक समान ही रहनी चाहिए। जितने स्टेप्स में अमीर जस्टिस तक पहुंचता है उतने ही स्टेप्स में गरीब भी जस्टिस तक पहुंचना चाहिए। ये है आइडियल एक्सेस टू जस्टिस। मगर भारत के संदर्भ में यह परिस्थिति भी थोड़ी पुअर है। देखिए, एक्सेस टू जस्टिस भले ही हमारे संविधान में मूलभूत अधिकार के रूप में प्रस्थापित नहीं है, मगर हमारी अदालतों के द्वारा इसे मूलभूत अधिकार की तरह ही देखा जाता है या देखा जाता है। क्या कहा है, भले ही राइट टू जो जस्टिस है या एक्सेस टू जस्टिस है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, मगर हमारी अदालतें अपने फैसलों में यह अधिकार को एक मूलभूत अधिकार की तरह ही देखती है और सबको न्याय प्राप्त हो उस पहल में जो है आगे बढ़ना चाहती है। यहाँ भी एक मामला लेखक ने कोट किया है एग्जाम्पल की तौर पर, अनीता कुशवाहा वर्सेस पुष्पा सदन का मामला है 2016 का। उसके तहत उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि राइट टू लाइफ में फिजिकल मेंटल जीवन के साथ कुछ अधिकार भी बंधे हुए हैं। यस, देयर इज अ बंडल ऑफ सम राइट अलोंग विथ राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ में सिर्फ फिजिकली या मेंटली ही जीवन है, वो उस तक सीमित नहीं है। वो पूरा अधिकार उससे भी परे है, उससे ज़्यादा विस्तृत है, जिसमें राइट टू लाइफ फिजिकल, राइट टू लाइफ मेंटल के साथ साथ देयर इज अ बंच ऑफ राइट्स विच मेक्स द लाइफ वर्दी। जो जीवन को मूल्यवर्धक बनाए, जो जीवन को कीमती बनाए, ऐसे कुछ अधिकार जो है वे भी उसको प्राप्त है, किसी भी व्यक्ति विशेष को। और इन अधिकारों के लिस्ट में एक अधिकार जो है वो है राइट टू जस्टिस। तो निसंदेह अदालतों को लगता है कि कोई भी नागरिक हो उसे न्याय का अधिकार निसंदेह मिलना ही चाहिए, मूलभूत अधिकार की तरह ही मिलना चाहिए। देखते आगे, एक्सेस टू जस्टिस भी उन्हीं में से एक है जिसका जिक्र हमने किया। और यहाँ एक्सेस टू जस्टिस में कई सारे पहलू है। देखिए, सर्वप्रथम तो स्पीडी रहनी चाहिए पूरी प्रक्रिया, प्लस शुड बी इन रीच। स्पीडी रहनी चाहिए, शुड बी इन रीच। स्पीडी रहने के लिए नंबर ऑफ जजेस की संख्या को बढ़ाना होगा, जजेस पॉपुलेशन रेशियो जो है वो बढ़ाना होगा। और रीच यानी कि अगर किसी को न्याय मांगने के लिए, न्याय लेने के लिए 150-200 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करनी पड़े, तो ऐसे न्याय का क्या काम, तो लोग न्याय मांगने नहीं जाएंगे। ठीक है, तो पहुंच ये बहुत ही बड़ी बात है। कोई भी न्याय इच्छित व्यक्ति जो हो वो आसानी से अपने ही विस्तार में, अपने ही प्रदेश में अदालतों तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है। और वहाँ नंबर ऑफ जजेस की बात करनी है। तो ऐसी तरह एक्सेस टू जस्टिस जो है वो उसको हम लोग साकार कर पाएंगे, जो आज के दिन एक सपना मात्र है। राज्य को इस क्षेत्र में सुधार के लिए त्वरित ही राष्ट्रीय नीति का निर्माण करना होगा। यस, राज्य को, यानी कि यहाँ नेशन की बात हो रही है, राष्ट्र की बात हो रही है कि राष्ट्र को यह परिस्थिति में सुधार लाने के लिए निसंदेह रूप से एक राष्ट्रीय नीति का निर्माण करना होगा और उसका जो अमलीकरण है वो भी बहुत ही बढ़िया करना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने हाइलाइट्स ऑफ द आर्टिकल देखी। अब जो रिसर्च्ड एलिमेंट्स है जो कि इस लेख के साथ संबंधित है उसकी बात करेंगे। देखिए, अगर हमें जुडिशरी को नापना है कि कौन सा देश की जुडिशरी सबसे अच्छी है, कौन से देश का जुडिशियल सिस्टम सबसे अच्छा है, तो हम लोग एक रिपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं, उसका संशोधन कर सकते हैं। और वो जो रिपोर्ट है उसका नाम है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। यह एक प्रोजेक्ट है और यह नॉन प्रॉफिट है, यह नॉन प्रॉफिट संगठन है, आप कह लीजिए। और यह अमेरिका स्थित है, 2006 में लगभग इसकी स्थापना हुई थी। हम लोग आ रहे हैं इस पर, मगर ये जो इसका जो काम है वो काम है पूरे विश्व में जुडिशियल सिस्टम जो है
उसको नापना, उसको मेजर करना कि कितनी अच्छी, कितनी इफेक्टिव कौन से देश की जुडिशियल सिस्टम है। और दूसरी बात, पूरे विश्व में रूल ऑफ लॉ, ठीक है, कानून का शासन वो किस तरह से चल रहा है, वो बात को भी देखने का काम जो है वो इस वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट के द्वारा हो रहा है। अब देखते हैं, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और इसके स्थापक जो है वो है विलियम एच न्यूकॉम। यह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मथक जो है वो वॉशिंगटन डीसी है और सिएटल वॉशिंगटन, दो मुख्य मथक है इसके, दोनों ही यूएसए में है। मगर इसका जो दायरा है वो विश्वव्यापी है। पूरे विश्व की जो न्यायिक प्रणाली है उसका अध्ययन करता है। उस न्यायिक प्रणालियों में कौन कौन सी क्षतियाँ हैं, कौन कौन सी नहीं है, उसकी भी बात करता है। प्लस एक इंडेक्स भी निकलता है प्रतिवर्ष, जिस इंडेक्स से जो है पता चलता है कि कौन से देश की जुडिशियरी अच्छी है, कौन से देश की नहीं है। ये एक ऐसी संस्था है जो रूल ऑफ लॉ का व्याप बढ़ाने के लिए भी कार्य करती है। यस, दे आर प्रमोटिंग रूल ऑफ लॉ। इन लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है, या इन संस्था के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि पूरे विश्व में रूल ऑफ लॉ ही रहना चाहिए, रूल बाय लॉ जो है वो निकलना चाहिए। तो ये लोग इसको प्रमोट भी बहुत ही अच्छी मात्रा में कर रहे हैं। आई होप कि आपको डिफरेंस मालूम होगा रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ का। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिंपल है मगर महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग यहाँ इसकी चर्चा नहीं करेंगे, आपको वो मालूम होना चाहिए। ये इस लेक्चर की प्री रिक्विसाइट है। देखिए, हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स है जो कि इस इंडेक्स के ही है। यह इंडेक्स कितने सारे मापदंड की बात करता है, कितने सारे मापदंड की। उसके मुताबिक देखिए, टोटल 128 देशों की यहाँ गिनती हो रही है। 128 देशों की। पहले मैं आपको इसमें भारत की स्थिति बता देता हूँ। भारत की स्थिति बहुत ही खराब है और हम लोग 69th रैंक पर है, विथ अ स्कोर लेस देन 0.5। ये एक बहुत ही दुर्दशा है हमारी जुडिशियल सिस्टम की। और नंबर 1 के ऊपर जो है वो है डेनमार्क। पूरे विश्व में डेनमार्क जो है उसकी जुडिशियल सिस्टम हाई क्लास है। डेनमार्क है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा की भी जुडिशियल सिस्टम अच्छी है, यूएस की भी अच्छी है, मगर डेनमार्क की सबसे अच्छी है और इस इंडेक्स में इसका प्रथम क्रम है। देखिए, यहाँ इंडिया है, दिस इज इंडिया। मैं थोड़ा आपको जूम कर दूं, दिस इज इंडिया। सिक्सटी 69th रैंक है। ये पूरा इंडेक्स है, नेट पर अवेलेबल है, आप भी एकदम इजीली एक्सेस कर सकते हैं इस पूरे का पूरे अहवाल को। वैसे अहवाल तो ज़्यादा बड़ा है, 200-250 पन्नों का दस्तावेज है, मगर इसमें से हम लोग कुछ बातें जो है हमारे लिए जो थोड़ी फायदेकारक हो सकती है उसको ढूंढकर उसको हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा विश्व का नक्शा है और इसमें हमें कलर कोडिंग दिया गया है, जिस कलर कोडिंग का जिक्र यहाँ नीचे किया गया है। हम लोग यहाँ ईच एंड एवरी नेशन तो नहीं देखेंगे, मगर इंडिया का रोल देखेंगे और जो बड़े प्लेयर्स है उसका रोल देखेंगे, जिसमें डेनमार्क प्रथम है। यूएसए भी अच्छा खासा खेलता है, ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा है इस मामले में, मगर भारत की परिस्थिति थोड़ी खराब है। हमें इसको सुधारना है, त्वरित सुधारना है। और लेखक ने इसी परिस्थिति को सुधारने के लिए यह पूरी ब्लूप्रिंट दी है बिंदुओं के साथ, कि सरकार को या नीति निर्माणकारों को कौन कौन से बिंदुओं पर फेरफार करने हैं हमारी पूरी न्याय प्रणाली में। तो आज के इस सेशन में हमने कई सारी बातें देखी। पहले लेख का निष्कर्ष देखा, उसके बाद जो लेखक के द्वारा महत्वपूर्ण बातें थी जो हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत की थी उसका भी जिक्र किया, और आगे हमने हमारा जो संशोधित एलिमेंट है उसके तहत वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट देखा। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अगले विषय के साथ, अगले आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।